अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दोहा कॉन्स्पायरेसी मोदी शंकर डोवाल मास्टर स्ट्रोक टू ब्रिंग आवर मेंस होम। तो भाई साहब, ये जो 9 नेवी ऑफिसर थे जो जिनको स्पाई करते हुए धर लिया था कतर ने, तो कैसे उनको बचाया गया, पूरी फुल स्टोरी है भाई कि किस तरह प्लानिंग की गई, किस तरह उनको बचाया गया, क्या उनके ऊपर एलिगेशन थे, क्या कुछ केस था, क्या स्टोरी, सारा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। तो इस वीडियो के भाई काफ़ी लंबी वीडियो, तो इसके 2 पार्ट्स आएंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। की राजधानी दोहा में रह रहे भारतीयों में से कुछ अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करने में व्यस्त थे। अपना देश, अपनी मिट्टी छोड़ हजारों मील दूर यहाँ दोहा में रहने वाले इन 7 लाख भारतीयोों में से एक रागेश भी थे, और वो चाहकर भी आने वाला है नया साल अपने परिवार के साथ नहीं मना सकते थे। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें 6 बाई 9 फीट की एक छोटी सी काल कोठरी में रखा गया है। इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर के पद से रिटायर हुए रागेश गोप कुमार को 2017 में ओमान की एक कंपनी द्वारा कम्युनिकेशंस इंस्ट्रक्टर की जॉब ऑफर की गई थी। वैसे भी भारतीय जॉब मार्केट में उनके जैसे पूर्व नौसैनिकों के लिए कोई खास अवसर नहीं हुआ करते थे, इसीलिए पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो इस नौकरी को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगले 5 वर्षों के दौरान रागेश खूब मन लगाकर काम करते हैं और उनकी मेहनत उन्हें दोहा में स्थित मिडिल ईस्ट की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस ट्रेनिंग कंपनी तहरा ग्लोबल तक ले आती है। आज सुबह कोई 10 बजे रागेश को अपने घर वालों से बात करने के लिए कुछ मिनट की एक फ़ोन कॉल दी गई थी। ये कुछ मिनट जिनके इंतजार में उन्हें पूरे हफ्ते तिल तिल करके मरना पड़ता है। हर शुक्रवार की तरह सुबह भी जब रागेश की घर पर बात हुई तो एक बार फिर अपनी पत्नी से उन्हें वही शब्द सुनने को मिले। देखो रागेश, तुम ज़्यादा परेशान मत होना, बस थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ। खुद जयशंकर सर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें जल्दी वापस ले आएंगे। वो लोग दिन रात तुम्हारे केस के ऊपर काम कर रहे हैं रागेश, तुम बहुत जल्दी घर आ जाओगे। पिछले 16 महीनों से दोहा की जेल में बंद रागेश की पत्नी जब भी उनसे कहती वो तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया करते। हाँ, सब ठीक है यार, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। ये बताओ कि बच्चे कैसे हैं, तुम कैसी हो? और हाँ, वो बैंक में पेपर सबमिट कर दिए हैं ना, मेरी पेंशन तुम्हारे अकाउंट में आने लगेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। आगे चल के तुम्हें और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोहा की इस जेल से बाहर निकल अपने देश वापस जाने की उम्मीद अब राकेश के लिए थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो अच्छे से जानते थे कि उनके विदेश मंत्री एक कुशल डिप्लोमेट होने के साथ साथ एक मंझे हुए नेता भी हैं, और नेताओं को तो ऐसे वादे करने की आदत होती ही है। पिछले 5 सालों से मिडिल ईस्ट में काम कर रहे रागेश यहाँ के कानून और रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि उनके ऊपर लगे आरोप कुछ ऐसे हैं कि कतर के अमीर उनकी सजा कभी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि कतर के इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। वैसे भी जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उनके तहत उनके 7 और साथियों को भी दोषी करार दिया गया था, और कतर में एक साथ 8 विदेशी कैदियों को माफी मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेंस ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर चुके रागेश जानते थे कि अब समझदारी इसी में है कि घर वापसी के सपने को भुला अपनी इस नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया जाए। उनके जीवन की ये नई वास्तविकता जिसके तहत अगले कई सालों तक उन्हें 24 में से 23 घंटे रोजाना एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर बिताने थे। रागेश अपने जीवन की इस नई अंधकार में सच्चाई का सामना करने में लगे हुए थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनके विदेश मंत्री द्वारा उनके घर वालों को दिया गया वो वचन कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक पत्थर की लकीर है। रागेश को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस काल कोठरी से मुक्ति दिलवाने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री अखाड़े में कूद चुके हैं।
रागेश नहीं जानते थे कि उनको घर वापस लाने के लिए दुनिया का सबसे शातिर स्पाई मास्टर कूटनीति की बिसात पर अपनी चालें चल भी चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक सबसे शक्तिशाली त्रिमूर्ति ये सुनिश्चित कर चुकी थी कि 2023 की दिवाली न सही तो कोई बात नहीं, 2024 की होली तो ये भारतीय नौसैनिक अपने परिवार वालों के साथ जरूर मनाएंगे। 30 अगस्त 2022 ये वो दिन था, वो समय था जब पूरे देश में केवल दो ही चीजों का खुमार छाया हुआ था, क्रिकेट और इसरो। कुछ दिन पहले T20 का एशिया कप शुरू हुआ था और 2 दिन पहले पाकिस्तान के विरुद्ध हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पाकिस्तान की मुट्ठी से मैच छीन लिया था। और आज हांगकांग के विरुद्ध सूर्य कुमार यादव ने छक्कों के ओले बरसा दिए थे, ओले। अभी एक हफ्ते पहले चांद के साउथ पोल के ऊपर चंद्रयान 3 को उतार के इसरो ने इतिहास रच दिया था। और आज एक हफ्ते बाद भी देश विदेश में भारत के इसी कारनामे की वाहवाही हो रही थी। लेकिन भारत से कोई 3000 किलोमीटर दूर कतर में इस समय कुछ ऐसा घट रहा था जो 8 भारतीय मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी में एक प्रचंड भूकंप लाने वाला था। मिडिल ईस्ट के डिफेंस ट्रेनिंग सेक्टर में एक अत्यंत बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है धारा ग्लोबल, जिसे कतर की नेवी को ब्रिज वर्क और रेडार नेविगेशन की ट्रेनिंग देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। और बात जब एक नेवी शिप में ब्रिज सिस्टम सेटअप करने की आती है तो पूरी दुनिया में इंडियन नेवी का कोई विकल्प नहीं है। शायद यही कारण था कि धारा नामक इस डिफेंस कंपनी के अधिकतर एम्प्लॉइज भारत के पूर्व नौसैनिक हुआ करते थे। इस समय धारा ग्लोबल में 75 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे थे और इनमें से 8 को आज कतरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कतरी सबमरीन्स के सीक्रेट्स इजराइल को बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुए इन पूर्व नौसैनिकों के नाम थे कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर SK गुप्ता, कमांडर BK वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला और पेटी ऑफिसर राकेश गोप कुमार। गिरफ्तार हुए पूर्व नौसैनिक 20 साल या उससे ज्यादा समय भारतीय नौसेना की सेवा कर चुके थे और आज वर्तमान में धारा ग्लोबल के लिए कतरी नेवी को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। तमिलनाडु के प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रह चुके कैप्टन नवतेज गिल को राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिला हुआ था और कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। कहने का मतलब यह कि अपनी अपनी फील्ड में इन 8 भारतीयों का कोई सानी नहीं था। तो फिर रिटायरमेंट के बाद इन्हें भारत में कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल पाई थी? इन्हें अपना देश, अपना परिवार छोड़ मिडिल ईस्ट आखिर क्यों जाना पड़ा था? भारतीय जॉब मार्केट की एक अत्यंत दुखद और कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ एक पूर्व फौजी अफसर के ऊपर एक MBA धारक को प्राथमिकता दी जाती है। दशकों तक भारतीय सेना की सेवा कर चुके एक अनुभवी सैनिक के मुकाबले IIM से निकले एक अनुभवहीन उम्मीदवार को कहीं ज्यादा सैलरी दी जाती है। नेवी से रिटायर होने के बाद जब ये 8 नौसैनिक जॉब मार्केट में आए तो इन्हें भी इसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। भारतीय कंपनीज द्वारा इन्हें जो सैलरी ऑफर की जा रही थी वो इनके अनुभव, कौशल और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी और यही कारण था कि ना चाहते हुए भी इन्हें मिडिल ईस्ट का रास्ता चुनना पड़ा। मई 2021 में इटालियन गवर्नमेंट और कतर के बीच एक सीक्रेट डील साइन की गई थी। इस डील के तहत CABI कातानियो नामक एक कंपनी को कतरी अमीरी नेवी के लिए 2 U212 स्टेल्थ सबमरीन्स का निर्माण करना था। न्यूक्लियर क्षमता वाले इन दोनों सबमरीन्स को 2022 की शुरुआत तक कतर को डिलीवर किया जाना था और अपनी नेवी को इन सबमरीन्स के ऊपर ट्रेनिंग देने का जिम्मा कतर द्वारा धारा ग्लोबल को सौंपा गया था। साल 2022 आने तक भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतरी नेवी को इटालियन सबमरीन के ऊपर ट्रेन करना शुरू कर चुके थे। ब्रिज वर्क, रेडार नेविगेशन और वॉच कीपिंग के ऊपर ट्रेन करते हुए भारतीय नेवी वेटरन्स और कतरी कैडेट्स के बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता भी बन गया था। एक कैडेट के व्यक्तित्व को गहराई से समझे बिना उसे सफलतापूर्वक ट्रेन करना लगभग असंभव काम होता है। व्यक्तिगत स्तर पर मोटिवेट किए बिना एक व्यक्ति को प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं दी जा सकती और शायद यही कारण था कि समय के साथ साथ भारतीय नौसैनिक और कतरी कैडेट्स के बीच प्रोफेशनल के अलावा एक अत्यंत मजबूत
पर्सनल रिश्ता भी बन गया था। भारत से आने वाले रिटायर्ड फौजियों का असाधारण प्रोफेशनलिज्म, उच्च स्तर के स्किल लेवल्स और दूसरों के साथ सरल और मानवीय व्यवहार, ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने धारा ग्लोबल को मिडिल ईस्ट का एक सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम बना दिया था। यहाँ के लगभग हर देश की सेना डिफेंस ट्रेनिंग के लिए इसी कंपनी को हायर करना चाहती थी, और यही बात अब कुछ लोगों को में धारा ग्लोबल को कंपटीशन देने के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान कई नए खिलाड़ी मैदान में उतर आए थे। इन नई कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर एम्प्लॉइज ब्रिटिश और पाकिस्तानी नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे। कुछ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स बैठे हुए थे और इस बिजनेस में अपने लाखों डॉलर्स भी निवेश कर चुके थे। पाकिस्तानी और ब्रिटिश सपोर्ट वाली इन कंपनियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के ज्यादातर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी धारा ग्लोबल को ही अवार्ड किए जा रहे थे। पाकिस्तानी जनरल इस बात से कतई खुश नहीं थे और उनकी इस नाराजगी को दूर करने का जिम्मा अब ISI को सौंप दिया गया था। फरवरी 2022 की शुरुआत में आपारा स्थित ISI हेडक्वार्टर्स में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है। मीटिंग जिसका टॉपिक था मिडिल ईस्ट के डिफेंस ट्रेनिंग सेक्टर से भारतीय नौसैनिकों की छुट्टी करवाना। ISI और धारा ग्लोबल के प्रतियोगी अच्छे से जानते थे कि जब तक इस मार्केट में भारत के रिटायर्ड फौजी काम कर रहे हैं, तब तक पाकिस्तान के पूर्व अफसरों को कोई घास नहीं डालने वाला। इसीलिए इस मीटिंग में निर्णय किया जाता है कि मिडिल ईस्ट में काम करने वाले भारतीय नेवल ऑफिसर्स की बेदाग छवि के ऊपर कुछ भी करके दाग लगाने ही होंगे। और इसके साथ ही धारा ग्लोबल के बिजनेस को खत्म करने के लिए ISI द्वारा एक सैबोटाज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। जुलाई 2022 में कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी QSS को अलग अलग सोर्सेज से कुछ जानकारी फीड की जाने लगती है। जानकारी जिसके अनुसार धारा ग्लोबल में काम करने वाले भारतीय नौसैनिकों में से कुछ मोसाद के लिए काम कर रहे थे। QSS को मिल रही इस इंटेलिजेंस के अनुसार भारत के पूर्व नौसैनिक कतर को मिली नई नवेली इटालियन सबमरीन्स की गुप्त जानकारी इसराइल तक पहुंचा रहे थे। ये जानकारी मिलने के तुरंत बाद QSS और कतरी नेवी के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में नेवी ऑफिसर्स द्वारा QSS को विश्वास दिलाया जाता है कि धारा ग्लोबल के ट्रेनर्स के पास संवेदनशील जानकारी की एक्सेस हो ही नहीं सकती। कतरी नेवी के अधिकारी QSS को बताते हैं कि भारतीय नौसैनिकों को सबमरीन्स की रेस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित एक्सेस दी गई है। उन्हें वेपन रेडार और आर्मामेंट पैकेज वाले एरिया से दूर रखा जाता है और इसलिए वो चाहकर भी इनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस पहली मीटिंग के बाद ऐसा लगने लगता है कि QSS को मिल रही इंटेलिजेंस फर्जी है और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कतर में एक्टिव ISI के काउंटर इंटेल विंग को इस मीटिंग की भनक लग जाती है और अब वो अपने ऑपरेशन की अगली स्टेज को लॉन्च कर देते हैं। इसके तुरंत बाद ISI द्वारा U212 सबमरीन से जुड़े कतरी नेवी के अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। किसी को धर्म की दुहाई दे अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाता है तो किसी को डॉलर से खरीदने का। जासूसी दुनिया की सबसे पुरानी तरकीब आखिरकार काम कर ही जाती है और कतरी नेवी का एक ऑफिसर पैसे के बदले ISI के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। 5 बच्चे और 2 बीवियां रखने वाला एक 45 वर्षीय सेलर जिसे कोडनिक ऑफिसर को कॉल करता है और अगले ही दिन उसे QSS द्वारा अपने ऑफिस बुला लिया जाता है, जहां वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बताता है कि भारतीय नौसैनिकों और कुछ कतरी कैडेट्स और अफसरों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है और इसी दोस्ती का इस्तेमाल कर भारतीयों द्वारा सबमरीन्स के सीक्रेट्स निकलवाए जा रहे हैं। स्माइली फेस द्वारा QSS के लिए गढ़ी गई इस कहानी के अनुसार भारतीय ट्रेनर्स और कतरी कैडेट्स एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे थे और ऐसे में इन भोले भाले रंग रूटों से सबमरीन्स के वेपन रेडार और न्यूक्लियर क्षमताओं की डिटेल्स निकलवाना आखिर कौन सी बड़ी बात थी। QSS के पूछने पर स्माइली फेस बिना एक क्षण का संकोच किए कागज के टुकड़े पर 8 भारतीय नाम लिख देता है। धारा ग्लोबल में काम करने वाले 8 सबसे काबिल लोगों के नाम जो उसे पाकिस्तानी एम्बेसी में पोस्टेड एक ISI एजेंट द्वारा दिए गए थे। QSS के अधिकारी आगे जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन 8 भारतीय नौसैनिकों और कुछ कतरी कैडेट्स के बीच वाकई में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है और बात जहां तक उनके विरुद्ध सबूतों की थी तो वो ISI उन तक पहुंचा ही रही थी। वैसे भी QSS की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो चाहकर भी इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता था।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा के अनुसार कतर की पुलिस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी दोनों में ही पाकिस्तान अत्यंत गहरी सेंध लगा चुका है। कतर की सेना से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक हर जगह पाकिस्तानी एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पाकिस्तानी जो बिल्कुल उनके जैसा लिबास पहनते हैं, उनके जैसी भाषा भी बोलते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों का धर्म भी एक है। इसीलिए भारतीय नौसैनिकों से जुड़ा एक कोरा झूठ कतरी अथॉरिटीज तक पहुंचाने और इस झूठ को सच्चाई बनाने में पाकिस्तान को बिल्कुल भी से ही काफी घनिष्ठ दोस्ती रही है। दोनों देशों के बीच कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। इसीलिए जब यह खबर नई दिल्ली पहुंची तो विदेश मंत्रालय में कोई खास अफरा तफरी नहीं मची। इस समय कतर में भारतीय राजदूत का पद तक खाली पड़ा हुआ था। सबको शायद यही लग रहा था कि क्योंकि यह मामला भारत के पूर्व नौसैनिकों का है, इसलिए उन्हें कोई ज्यादा कठोर सजा नहीं सुनाई जाएगी। और यही इस केस में भारत सरकार का सबसे गलत मूल्यांकन साबित होने वाला था। इन गिरफ्तारियों की खबर जब धारा ग्लोबल में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी को मिलती है तो संडे गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि धारा के 8 एम्प्लॉयज़ और वो भी भारतीय एम्प्लॉयज़ ने पैसों के लिए ऐसा किया होगा, मैं ये हरगिज़ नहीं मान सकता। अरे भारतीय नौसैनिक तो धारा के ताज में जड़े हुए हीरे थे, हीरे। और डिफेंस से जुड़े हर काम के लिए खुद कतरी सरकार की पहली पसंद भी भारतीय ही होते थे। हमारे हाथ में इतना काम था कि हम 2029 तक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले सकते थे। धारा ग्लोबल के सारे एम्प्लॉयज़, खासतौर पर भारतीय, तो मैनेजमेंट से इतने ज़्यादा खुश थे कि वो अपने परिवारों के साथ या मिडिल ईस्ट में सेटल हो रहे थे। मेरे पास ये सोचने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं कि भारतीयों और धारा ग्लोबल के साथ जो भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और कॉरपोरेट षड्यंत्र है। दोहा में भारत के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन और एक्टिंग एम्बेसडर संदीप कुमार जेल में भारतीय नौसैनिकों से मिल उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें जल्दी यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। भारत के डिप्लोमेटिक दबाव बनाने पर 3 अक्टूबर 2022 के दिन 8 भारतीय नौसैनिकों को पहली बार काउंसलर एक्सेस यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वकील रखने की अनुमति दे दी जाती है। इसी दिन धारा ग्लोबल के सीईओ खमीस अल-आज़मी अपने भारतीय एम्प्लॉयज को छुड़वाने के लिए QSS के ऑफिस आ पहुंचते हैं और जब वो गुस्से में अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर पूरे 60 दिनों के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। भारतीय कॉन्सुलेट के वकीलों द्वारा दायर की गई अनेकों जमानत याचिकाओं को एक के बाद एक कतरी अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है। 25 मार्च 2023 के दिन कतरी कानून के तहत दोहा की एक कोर्ट में 8 भारतीयों के विरुद्ध चार्जेस फाइल कर दिए जाते हैं और बंद दरवाजों के पीछे रखे गए गुप्त ट्रायल को अत्यंत तेज रफ्तार से चलाया जाने लगता है। इसके लगभग 1 महीने बाद ISI का दूसरा कोवर्ट उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। 22 अप्रैल 2023 के दिन धारा ग्लोबल दोहा में अपने ऑपरेशन स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए अपने समस्त भारतीय स्टाफ से इस्तीफा मांग लेती है। 2023 में मई का महीना खत्म होते होते धारा ग्लोबल कतर से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह समेट चुकी होती है और कंपनी में काम करने वाले सभी भारतीय कर्मचारी भी भारत वापस लौट जाते हैं। लेकिन जेल में बंद उनके वार्ड साथी ऐसा नहीं कर पाते। बंद कमरे में चल रहे उनके ट्रायल को इतना ज्यादा गुप्त रखा जाता है कि उनके घर वालों और यहाँ तक कि भारतीय कॉन्सुलेट को भी अदालती कार्रवाई के ऊपर कोई जानकारी नहीं दी जाती। भारत सरकार द्वारा श्री विपुल को कतर में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया जाता है और वो कुछ दिन बाद दोहा पहुंच अपना कार्यभार भी संभाल लेते हैं। दोहा आते ही एम्बेसडर विपुल इस केस के ऊपर काम करने में लग जाते हैं और 4 अगस्त 2023 के दिन कतरी प्रशासन भारतीय वेटरन्स को काल कोठरी से निकाल जेल वार्ड में शिफ्ट कर देता है, जहां उन्हें अकेले नहीं बल्कि 2-2 की जोड़ियों में एक दूसरे के साथ रखा जाता है। सामान्य जेल वार्ड में हुए इस ट्रांसफर से भारतीय कॉन्सुलेट के हौसले थोड़े से बुलंद हो जाते हैं। इसे एक शुभ संकेत मानते हुए नई दिल्ली में अब ऐसे कयास लगाए जाने लगते हैं कि भारतीय नौसैनिकों को ज्यादा कठोर सजा नहीं दी जाएगी और वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नई दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाते हुए कतर इन 8 अति सम्मानित भारतीय वेटरन्स को मृत्युदंड सुना देता है। Court in Qatar has handed down the death penalty to 8 former Indian Navy personnel who were detained in Doha in 2022. कतर की एक कोर्ट ने भारत के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 लोगों को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया था, और वो भी 8 कोई सड़क चलते मामूली लोग नहीं बल्कि अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक। पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। भारत की आम जनता के लिए इस खबर के ऊपर विश्वास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और कुछ ऐसा ही हाल नई दिल्ली का भी था।
ये खबर मिलने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोवल और कतर में बैठे भारतीय एम्बेसडर विपुल समेत कई वरिष्ठ डिप्लोमेट्स हिस्सा लेते हैं। साउथ ब्लॉक में चल रही इस मीटिंग में पीएम मोदी बिल्कुल चुपचाप सबको सुनते रहते हैं, और जब कमरे में मौजूद हर एक आदमी अपना मत रख चुका होता है तब वो धीरे से खड़े होते हैं और कमरे का चक्कर लगाते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, देखिए, आप सब ने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं और हमारे नौसैनिक जल्दी घर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे जानने में कोई रुचि नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसे माना। आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आपको भी उसे मानना पड़ेगा। जब तक वो 8 नौसैनिक अपने घर वापस नहीं आ जाते, आप में से भी कोई अपने घर नहीं जाएगा। जब तक उनमें से हर एक आदमी यहां वापस अपने बच्चों से नहीं मिल लेता, तब तक आप में से भी कोई अपने बच्चों का मुंह नहीं देखेगा। 30 अक्टूबर 2023 की सुबह भारत के विदेश मंत्री प्रत्येक नौसैनिक के परिवार से मिलते हैं। वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस समय उनका केस भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब तक उनके प्रियजन सकुशल घर वापस नहीं आ जाते तब तक विदेश मंत्रालय एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठेगा। खबर यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे। इन 9 दिनों में अगर नहीं रोक की लगाई गई, नहीं अपील की गई, तो हमारे जो पूर्व नौसैनिक अफसर हैं उन्हें फांसी दे दी जाएगी इन 9 दिनों के अंदर। समय हाथ से रेत की तरह निकला जा रहा था। हर बीतते क्षण के साथ फांसी के फंदे और भारतीय नौसैनिकों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। कोई और आस्ताना देख नवंबर की शुरुआत में अजीत डोवल RNDW के चीफ रवि सिन्हा के साथ एक टॉप सीक्रेट मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में अजीत डोवल रवि सिन्हा से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करके ISI द्वारा कतर में रचे गए धारा षड्यंत्र के ऊपर सबूत इकट्ठे करने होंगे। पिछले 3 दशकों के दौरान खुद अजीत डोवल भी अरबी दुनिया में सैकड़ों हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स बना चुके थे। वीडियो स्टॉप कर दी वीडियो वही आधी रहती है। तो भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया अंदाज में वीडियो बनाई। किस तरह भाई इतनी अंदर की जानकारी कैसे निकाल कर ले और बात ये कब की भाई, ये भी तो देखना, आस्ता आस्ता वो सुनते रहे, देखते रहे। कुछ ना नहीं, कुछ ये वाकया हमारे इदारे इसमें शामिल थे। कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे तो यही लगा था। लेकिन ISI जो है वो तो उनकी जो है राय उनके सामने कुछ भी नहीं। ये भी तो वो कहते हैं आप पाकिस्तान की जैसी कुछ भी नहीं। क्यों नहीं आप ये कह रहे हैं ISI खुलाफत यार वो रिटायर्ड ऑफिसर थे भाई साहब, का तो मुकाबला हो नहीं यार मुद्दे पे असल में 3 कंट्रियों के अफसर थे ना, इंडिया के, UK के और पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड अफसर थे उन्होंने अपने ISIS के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा। हाँ जी, वो ही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब सारे कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिले थे जिसमें इंडियन जो नेवी के इंडियन ज्यादा काम करते, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा उनको मिल रहे थे, और जिसमें ब्रिटिश और पाकिस्तानी काम करते थे वहां पर उनको काम नहीं मिल रहा था। मतलब दाल नहीं कर रही थी, मतलब सारा काम तो उन्होंने सारा प्रोपेगेंडा किया, ईमानदारी से काम कर रहे थे, इसी वजह से उस कंपनी को काम मिल रहा था। इंडियन मतलब अगर यही अपनी ईमानदारी से इंडियन का कर रहे थे तो फिर उनको ही सजा क्यों? ये तो भाई साहब माध्यम से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ISI के जो बंदे थे रिटायर थे, जो उन्होंने वीडियो देखता रहा, ये सोचता रहा। वीडियो में यही दिखा रहे थे भाई साहब कि जो पाकिस्तान और ब्रिटानिया के लोग जो काम करते थे, नेवी ऑफिसर जो थे, वो जिस कंपनी में काम कर उसको काम ही नहीं मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे, और इनको ज्यादा काम मिल रहा था, और इनको इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इन्होंने सारे गेम रचा कि भाई साहब जो इंडियन नेवी ऑफिसर है ये स्पाई कर रहे हैं इजराइल के लिए। ये मुद्दा है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनको फंसाया गया ना, फिर साबित हो गया। अभी तक तो काफी वीडियो रहती है, उसके अंदर भी बताया जाएगा। ये साबित नहीं हुआ कि इनको फंसाया गया है। ये साबित हो गया था कि वो सीक्रेट जो है वो इजराइल को दे रहे हैं, तो ही तो वहां के कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा अच्छा। और दाद है भाई अपना डॉक्टर S जयशंकर को और मोदी जी को अब हंस रहा है यार। डॉक्टर ऐसा भाई जब ये पहले दिन जब ना
वर्ल्ड फेयर की वीडियो देखी थी ना, हाँ, प्रशांत धवन की जी मैंने यकीन मानो जब ये सुना था ना कि नौजवानों इंडिया के 8 नेवी नौ। आठ नौ या या 9 जो नौ ज्यादा सुनाई दे, 8 चलो 8 या 9 जितने भी फीसद थे उनको जी सजा हो गई, मौत की सजा दे दी। कतर में तो मैंने पहले दिन ही बोला था भाई साहब ये छूट जाएंगे, यकीन मानो अभी भी वो वीडियो क्योंकि पड़ी हमारे चैनल कतर पे। के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे। हाँ लेकिन मैंने मेरी और मौजम की उस वीडियो में यही बहस हुई थी, कहता ला जी अब सियासत में कहाँ पर इन्वॉल्व होगी। मैंने बोला भाई साहब कि अगर इनको खुदा न खास्ता फांसी हो गई एक तो भाई छवि पर मामला है, देश की अपोजिशन छवि मुद्दा खराब उठाएगी है। कि भाई आपकी डिप्लोमेसी किधर थी, हाँ। आप उन जवानों को नहीं बचा उनको पाए। मौका लेकिन ये मिलना बात था। मेरे तारक भाई आप लोग जानते हैं ना, ये अरब अमारात के जो है ना कंट्री, उनके जो है ना कानून बहुत सख्त है। नहीं अब वो जो धीरे-धीरे- सजा नहीं बात वो धीरे-धीरे सजा वो जो भी- भाई साहब देते हैं वो बगैर सबूतों के नहीं देते। हालांकि ये देख लो किसी राज जो है ना भाई साहब सबमरीन के राज सारी है ना, दुनिया में ना मामूली काम नहीं है। तल्लुकात को देखा जा रहा है, कोई कानून नहीं, कोई तो बात नहीं। तल्लुकात को देखा जा रहा है, एक- सजा देने से यहाँ पहले थोड़ा सा आता कि- तल्लुकात देख लेते, ये भी तो था। ये- ये टोटली आरोप गलत है, नहीं, इस वजह छूट दी गई आरोप है। हो भी सकते जी। हैं और ये तो भाई इसमें गलत साहब भी हो ये सकते फांसी हैं। उस वक्त सुनाएगी जब इजराइल और हमास की वार छिड़ी थी। इंडिया- इंडिया में न्यूट्रल बयानबाजी हैशटैग चला था वी सपोर्ट इजराइल, वी हाँ सपोर्ट इजराइल। बिल्कुल उसी दौर के सबक बाद। सिखाने के लिए। उस वक्त भाई साहब इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए ये कतर ने मेरे हिसाब से किया था। हो सकता है इसमें भाई तो जब साहब प्रेशराइज तो करके फिर फिर कतर इंडिया ने- ने कतर ने इंडिया से इजराइल के जो हमास है वार के से क्या कुछ किया, इंडिया क्या रुकवा दी थी, अच्छा क्या उसका जो उसके कब्जा बाद किया एरिया वापस जितनी करवा भी- दिया था, कुछ भी नहीं किया। जितनी भी फिर प्रेशराइज करने का क्या फायदा जितनी भी हुआ? रेजोल्यूशन आई है इंडिया ने इजराइल के खिलाफ दिया है वोट। वो तो अब पिछले दिनों रेजोल्यूशन लोग- 4 उधर 4-5 है, उसके अंदर यही दिया फर्क है। रहता है। अब वो कह तो रहा पिछले है कि दिनों कतर सजा ने को क्या पैसा हासिल पैसा कर लिया, हमास के लीडरों को पनाह किसने दे रखी है? कतर ही दे रहा है। कतर ने बिल्कुल दी है। तो फिर लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशर डालकर फांसी देकर प्रेशर डाला, क्या रिजल्ट भाई, निकाला उस नहीं, रात अपना को खुआया इलेक्शन का है, टाइम या है, उसको- ऊपर से। कैसा बंदा है? कैसा मतलब बता ना मुझे, प्रेशराइज की किया, सियासत को प्रेशराइज किया, हाँ रिजल्ट क्या निकाला मुझे ये और बताओ। ये इंडिया में जो वाह वाला चला था वी सपोर्ट इजराइल वो रुक गया। तो भाई साहब आम जनता थी, जैसे पाकिस्तान के अंदर हुई सपोर्ट फलस्तीन है या नहीं, किससे चलता है? पाकिस्तान में ट्रेंड है हुई सपोर्ट फलस्तीन है या हाँ, उधर है। आज भी है। वो जेल तो में इस तरह है। उन्होंने भी उनकी तरफदारी कर दी, जो क्या ये गलत है? नहीं। आखिरकार मसले मसाइल तो इससे इस ये तरीके शो से- होता है कि कौन सा कंट्री किस कंट्री की साइड ले रहा है। इससे सिर्फ ये show आम होता जनता है। जिस मर्जी की और आम वो जनता होना इजराइल वाला कुछ फलस्तीन नहीं की होता तरफ थी, है। लेकिन हमारे बड़े लीडरों ने किसी एक ने बयान दिया, अच्छी बात ऊपर से है, भाई साहब एहतजाज करना भी बंद और कर अच्छी दिया। बात है, कोई बयान नहीं दिया। डिप्लोमेसी में बहुत कुछ होता है। हाँ, बीचों बीच उन्होंने जो किया वो पाकिस्तान बयान दिया, अरे अच्छी मैं तो बात है। कहता हूँ ये आरोप ही अगर गलत दे है। दिया, आरोप गलत है एक या सही सजा है, सुना सिर्फ देनी, इंडिया फिर को उसको प्रेशराइज करना बिल्कुल चाहते थे। न्यूट्रल कर देना, उन्होंने वापस दम था, कर उन्होंने देना। अपने बंदे वापस ले लिए। आज देख ले बात यहाँ पर काम है। बिल्कुल अच्छा, गलत है, बस लेकिन यही ये बात। था भी अच्छा, अभी ये इंडिया को बताओ। बदनाम करने के लिए जो- उनके इतने बड़े रैंक के अफसर, हम भी इंडिया वही के कह जो रहे हैं, काम हम भी वही कह और रहे इस तरह के हैं काम- ज्ञानी बाबा, हम भी इस वही तरह कह के रहे हैं कि काम इंडिया वो की नहीं छवि कर को, सकते। इंडिया की पब्लिक को बदनाम किया जा रहा हाँ, था। जस्टिन ट्रूडो जो इसलिए जो उन्होंने 3 बंदों का धरा खड़ा है, क्या वो लगते हैं तुम्हें? वो उनकी शक्लें देखी किसी तरीके से लगते हैं? वो 21 बाहर- साल के 22 साल के तो यही होता है डिप्लोमेसी में भाई साहब, एक छवि दूसरे को खराब प्रेशर की करना, जाती है। अपने वोट बनाना। लेकिन इससे ताल्लुकात उधर ट्रूडो के साथ तो तकरीबन खराब ही हो चुके हैं, लेकिन कतर के साथ भी अपनी नहीं, तरफ से कतर के कतर साथ वाले फिर ने बहाल कोई हो कसर गए। नहीं छोड़ी। जब उन्होंने छोड़ अपने- दिया यार, उन्होंने एक मरता भाई साहब आरोप लगा दिया, इतने बड़े राज बाद में वाले छोड़ वो भी दिए ना। इजराइल को मामला दिए। मामला हो सकता है वो झूठे हो, वही तो वीडियो मैं में तो दिखाया कहता जा रहा टोटली है। झूठे अब हैं। कतर हुकूमत ने ऐसे ही छोड़ दिया है। नहीं, सच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि सच्चे भी हो फांसी- सकते हैं भाई। उन्होंने मुंह रखने के लिए छोड़ा है, हो सकता है। सच्चे भी हो, क्योंकि भाई उन्होंने फांसी ये तो आरोपों की बुनियाद पे दी है ना। जी, ये आगे वाले जो हिस्सा भाई उसके अंदर पता चलेगा, कि मुकम्मल वीडियो में चलेगा तो क्या कोई पीछे चीज बंदा साबित रहता हुई नहीं है, तभी तो उसके उन्होंने- साथ क्या हुआ है, वो उसके ऊपर साबित हो गया है या उसको छोड़ दिया है या उसको सजा होगी, वो भी पता चलेगा। डॉक्यूमेंट का वो भी मसला तो है। इंडियन है। वो एक बंदा रह गया है। बाकी उसको भाई- रोकने की वजह बाकी क्या है? भाई डिप्लोमेसी काम आई,
कतर के साथ हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे थे और इसी वजह से वो बच गए। दूसरों के साथ नेवी भी ठीक है, ऑफिसर अरबी अगर मुमालिक अच्छे ना अभी तक होते, तारक भाई एक उधर ही जैसे पीएम मोदी साहब ने बोला था अपनी कैबिनेट को, जब तक वो अफसर वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक कोई घर नहीं वो भी आ जाएगा या आ चुका उसके होगा। ऊपर कोई सख्त इल्जाम आते हैं, कोई क्या उनका होगा। मोरा है, हो सकता है ये हेड हो सकता है। हो सकता है वो सरबराहों में से सारी जांच पड़ताल उसके हाँ, ऊपर ये भी हो करेगी। सकता है। यार उनका भी पता नहीं, वीडियो भी रहती है, हम ऐसे ही ना वो एनालाइज करने से अच्छा कि भाई वो उसका वेट करें हम अगली वीडियो देखने में। जी तो बाकी भाई डिप्लोमेसी तरीके से उन्होंने जैसे भी बचाया भाई बचाया है अपने नेवी ऑफिसर को। और इससे ना ये यही साबित होता है कि जब ये जो इंडियन नेवी जो लोग हैं ना वो मजबूत हाथों में कि भाई मैं ये आज से जिस नहीं, तरह उन्होंने यूक्रेन के अंदर बचाया, अफगानिस्तान के अंदर राजीव बचाया। गांधी के दौर में भी भाई साहब एक फिजी है जहाँ पर कंट्री है, वहां पर भी ऑपरेशन करके भाई अपने लोगों को बचाया था। ये शुरुआत से हिंदुस्तान की हिस्ट्री रहा है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।